Welcome you all in our channel Dr. Agriculturist. I am Devendra Chaudhary. In this video, we are going to discuss about classification and mode of action of antibiotics. This is for the course Fundamentals of Plant Pathology. So, पहले देखते हैं एंटीबायोटिक होता क्या है. These are the secondary metabolites produced by a strain of bacteria to inhibit the growth and replication or to kill the other class of bacterium. जैसे कोई बैक्टीरिया का सेल है, अब ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट सिक्रीट करता है और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट दूसरे टाइप के बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम करता है या फिर इसके रेप्लिकेशन को कम करता है या फिर दूसरे स्ट्रेन के बैक्टीरिया को किल करता है. और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट करके ये बताइए कि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है. एंटीबायोटिक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि एक टाइप के बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होते हैं और दूसरे टाइप के बैक्टीरिया के ग्रोथ रेप्लिकेशन को कम करते हैं या फिर दूसरे टाइप का जो बैक्टीरिया है उसे किल कर देते हैं. एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया, फंगस और वायरस तीनों के लिए इफेक्टिव होता है, लेकिन अभी हम केवल बैक्टीरिया के अगेंस्ट में जो एंटीबायोटिक होते हैं उसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे. स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक को 7 डिफरेंट केमिकल ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. ये जो पहला वाला सेक्शन है ये केमिकल ग्रुप का है, दूसरा सेक्शन है उसके एग्जाम्पल्स जैसे कि कुछ केमिकल्स और तीसरा सेक्शन है उसके मोड ऑफ एक्शन के लिए. पहला क्लास है एमिनोग्लाइकोसाइड्स, इसमें केमिकल हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन. दूसरा क्लास है बीटा-लैक्टम, इसमें केमिकल्स हैं पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन. तीसरा ग्रुप है मैक्रोलिड्स, इसमें है इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन. पॉलीइन, इसमें है एम्फोटेरिसिन और निस्टेटिन. पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीमिक्सिन बी. रिफामाइसिन, इसमें आते हैं रिफाम्पिसिन, रिफाब्यूटिन और रिफाजिमिन. और लास्ट ग्रुप है टेट्रासाइक्लिन, इसमें 2 केमिकल हैं ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और क्लोरोटेट्रासाइक्लिन. इन्हें याद करना एकदम आसान है. ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड हैं. इसको याद करने के लिए ABM मतलब कि एग्रीकल्चरल बिजनेस मैनेजमेंट, PPRT, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, बीटा-लैक्टम, मैक्रोलिड और पॉलीइन, फिर पॉलीपेप्टाइड, रिफामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन. ठीक है, अब देखते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में. बेसिकली एंटीबायोटिक्स के 4 मोड ऑफ एक्शन होते हैं. या तो एंटीबायोटिक्स सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को रोकते हैं या फिर न्यूक्लिक एसिड के फंक्शन को इनहिबिट करते हैं. न्यूक्लिक एसिड जैसे कि DNA और RNA. या तो एंटीबायोटिक प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं. और इस प्रकार से ये जो एंटीबायोटिक होते हैं वो दूसरे स्ट्रेन के बैक्टीरिया के ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन और सेल डिवीजन को रोकते हैं. पहले देखते हैं ऐसे एंटीबायोटिक्स जो कि सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं. जो सेल वॉल होता है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में और ये सेल को स्टेबिलिटी या फिर फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. सेल वॉल का क्या काम रहता है? बैक्टीरिया सेल को फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और उसका जो ये शेप है ये सेल वॉल के कारण होता है. बीटा-लैक्टम ग्रुप वाले केमिकल्स जैसे कि पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन ये बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस को रोकते हैं जिससे इनमें डिवीज़न नहीं होता है, सेल डिवीज़न नहीं होता है और जो सेल वॉल पहले से प्रेजेंट है उन्हें वो तोड़ देते हैं जिसके कारण से जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं. ऐसे एंटीबायोटिक्स जो कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को इनहिबिट करते हैं जैसे पॉलीपेप्टाइड्स जिसमें पॉलीमिक्सिन बी आता है. बैक्टीरिया में पहले सेल मेम्ब्रेन होता है और उसके ऊपर में सेल वॉल होता है. ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है
ये केमिकली बहुत ही एक्टिव होता है। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन होता है या फिर उसमें रेस्पिरेशन या एनर्जी जनरेशन, ये सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही कंप्लीट होता है। सो पॉलीमिक्सिन भी इस सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को रोक देता है, जिसके कारण से बैक्टीरिया का ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन रुक जाता है। इनहिबिशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस, रिफामाइसिन, रिफाम्पिसिन, रिफाब्यूटिन या फिर रिफाजिमिन, ये आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। बैक्टीरिया में क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है और डीएनए से आरएनए बनता है। सो ये जो डीएनए से आरएनए बनाने का काम है वो होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का। सो ये एंटीबायोटिक्स जैसे रिफामाइसिन इस एंजाइम को काम करने से रोकते हैं, जिसके कारण से बैक्टीरिया में डीएनए से आरएनए नहीं बन पाता है और उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाता है। इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन और मैक्रोलिड्स, ये ऐसे एंटीबायोटिक हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं। लेकिन ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है ये अलग अलग स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सो एमिनोग्लाइकोसाइड्स जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, ये 30S राइबोसोम यूनिट को काम करने से रोकते हैं और ये मिस ट्रांसलेशन करते हैं, जिसके कारण से बैक्टीरिया में सही सही प्रोटीन नहीं बन पाता है। टेट्रासाइक्लिन जैसे कि क्लोरो और ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, ये भी 30S राइबोसोम यूनिट को काम करने से रोकते हैं, लेकिन ये एमिनो एसाइल टीआरएनए को राइबोसोम में जुड़ने से रोकते हैं। और आखिरी है मैक्रोलिड्स जैसे कि इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये 50S राइबोसोम यूनिट को काम करने से रोकता है, जिसके कारण से बैक्टीरिया में प्रोटीन नहीं बन पाता। थोड़ा सा प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है उसको देख लेते हैं। जैसे कि ये mRNA है और इसमें कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट हैं, जैसे कि AUG CCG। अब क्या होगा, इसमें राइबोसोम का स्मॉल यूनिट आके बाइंड होता है, ये 30S यूनिट बाइंड होता है। उसके बाद राइबोसोम का 50S यूनिट आता है और बाइंड होता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे टीआरएनए प्रेजेंट होता है और टीआरएनए में यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। सो अगर यहाँ पर AUG है तो यहाँ पर होगा UAC और इसमें जो एमिनो एसिड रहेगा वो रहेगा AUG। ठीक है, अब यहाँ पर जो कोडोन प्रेजेंट है AUG, उसमें ये UAC आके बाइंड होता है और यहाँ पर AUG प्रेजेंट है। उसके बाद सेकंड टीआरएनए CCG के लिए कोडोन है और ये कोडोन हो जाएगा, यहाँ पर C में जुड़ेगा G, फिर से C में G और G में C। सो यहाँ पर GGC रहेगा और यहाँ पर एमिनो एसिड होगा CCG। ठीक है, अब ये जो राइबोसोम यूनिट है थोड़ा सा आगे मूव करेगा, उसके बाद ये वाला जो टीआरएनए है यहाँ पर आके बाइंड होगा, फिर यहाँ पर GGC बाइंड होगा। उसके बाद ये AUG और CCG के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और इस प्रकार से ये दोनों एमिनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यू होता है। सो जो मैक्रोलिड्स होते हैं वो 50S यूनिट को इनहिबिट करते हैं और यहाँ पर फर्स्ट एमिनो एसिड और सेकंड एमिनो एसिड के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसके कारण से प्रोटीन नहीं बनता है। और जो एमिनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो mRNA में प्रेजेंट सीक्वेंस और टीआरएनए में प्रेजेंट सीक्वेंस, इन दोनों के बीच में मिसमैचिंग करवाते हैं। जैसे कि AUG में UAC जुड़ना था, लेकिन यहाँ पर UAC ना जुड़ के कोई दूसरा एमिनो एसिड जुड़ जाएगा, इसीलिए जो प्रोटीन बनना होता है वो प्रोटीन नहीं बनता है। और जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, टीआरएनए को राइबोसोम में बाइंड होने से रोकते हैं। सो ये था एंटीबायोटिक का मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन को इस पिक्चर के रूप में भी देख सकते हैं। ये है एंटीबायोटिक्स जो कि सेल वॉल सिंथेसिस को रोकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को रोकते हैं, कुछ एंटीबायोटिक आरएनए पॉलीमरेज के फंक्शन को रोकते हैं और कुछ एंटीबायोटिक्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। इसका जो मोड ऑफ एक्शन है उसको भी याद करना एकदम आसान है। जैसे
जो क्लासिफिकेशन है उसे मैं अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया हूँ। तो A, B, M, P, P, R, T। जो A है और T है मतलब शुरू और आखिरी 30S यूनिट के फंक्शन को इनहिबिट करते हैं। M मतलब कि मैक्रोलीड्स, मैक्रो मतलब बड़ा, मतलब कि 50S। सो ये 50S सब यूनिट के फंक्शन को रोकता है। सो ये 3 हो गए प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। R से रिफामाइसिन और R से RNA। सो ये RNA के सिंथेसिस को रोकता है। अब बचा बीटा लैक्टम जो कि सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। पॉलीइन और पॉलीपेप्टाइड ये दोनों सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को इनहिबिट करते हैं, लेकिन जो पॉलीइन होता है वो फंगस में इफेक्टिव होता है और जो पॉलीपेप्टाइड होता है वो बैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव होता है। सो फ्रेंड्स, इतना था एंटीबायोटिक के क्लासिफिकेशन और मोड ऑफ एक्शन के बारे में। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। Please watch more videos from our channel. You can download lecture PDF from our Telegram channel. Don't forget to subscribe Dr. Agriculturist and hit the notification bell. Follow our Facebook page Kheti Ki Jankari. Thanks for watching the video till end. We will meet again in next video.